हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम। चले, तो अब जो है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश हमारा चल रहा था, और जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था पहाड़ियाँ, राइट। चले, पठार हमारे कंप्लीट हो गए थे 10 के 10। अब जो है प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियाँ, पर्वत चलेंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहला कार्यक्रम अरावली का शुरू किया था, राइट। चलिए, और आज अरावली, उसके बाद में काठियावाड़ की पहाड़ी, उसके बाद में विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, तमाम सब कुछ पढ़ेंगे हम, है ना। चलिए, आज जो है अरावली के बारे में विशेष अपन चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चल, ध्यान दें, कल लास्ट यही चर्चा की थी अपन ने। यस, देखिए, जब सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस वक्त सबसे पहले जिस पर्वतमाला का निर्माण हुआ, या जो सबसे पहले लोगों के सामने, विश्व के सामने, धरातल पर जिस उच्चावच की स्थिति, जो उच्चावच एक उभार के रूप में पैदा हुआ, वो क्या थी? अरावली। यानी कि अरावली जो है ये प्री कैम्बियन युग में बनी थी, और प्री कैम्बियन युग में बनने के कारण इसे हम सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहते हैं। किसको? अरावली को। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। वलित कैसी है? वलित। वलित का मतलब कहीं पर अधिक ऊंची, कहीं पर कम ऊंची, कहीं पर और अधिक, कहीं पर कम, बीच बीच में छोड़ छोड़ कर भी बनी हुई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट स्थिति बनी हुई है, जिसको हम वलित के रूप में कहा जाता है। ठीक है, सर्पिलाकार, घुमावदार। और अरावली जो है वो भारत में, हम अगर बात करें भारत में चार राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में? चार। यहां पर इसका विशेष मिलते हैं चार। एक तो है गुजरात साहब, एक क्या है? नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 हरियाणा, और नंबर 4 दिल्ली, जिसमें 3 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, राइट। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह देते हैं 4। अब उसमें भी सर्वाधिक अगर है तो वो किसमें है? राजस्थान। क्लियर? सबसे कम, न्यूनतम किसमें है? दिल्ली। क्लियर? इस अरावली पर्वतमाला की, हालांकि हम लोग जब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, तो अरावली को और बहुत ज़्यादा गहराई से, इसकी प्रमुख चोटियाँ कितने भागों में, हालांकि कुछ मैं अभी भी चर्चा करूंगा, हम चर्चा करेंगे। इसकी कुल लंबाई, अगर कुल लंबाई बोले, कैसी लंबाई? कुल
कुल का मतलब जहां से ये शुरू होती है जहां पर खत्म होती है, तो कितनी है 600 बाण। और राजस्थान में कितनी है 550 किलोमीटर। कितनी है 550। राजस्थान के अंदर कई सारे जिलों में फैली हुई है ये, और मुख्यतः जो है 10-11 जिले हैं उनके अंदर, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये है वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? और राजस्थान में ये अरावली को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। क्लियर? 3 भागों में इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली। क्या कहते हैं? उत्तरी अरावली। ध्यान दीजिएगा, इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली, इसको कहा जाता है मध्य अरावली, इसको कहा जाता है दक्षिणी अरावली। और इस श्रेणी की, जैसा कि मैं प्रत्येक जब आपको पहाड़ियां पढ़ाऊंगा तो उसमें सबकी ऊंची चोटी लिखवाऊंगा, और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, जो यहां पर है, और उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यहां पर सबसे ज्यादा मंदिर वगैरह पाए जाते हैं, और मंदिर जो भी धर्मशालाएं, ठिकाने जहां पर साधु ज्यादा पाए जाते हैं, संत ज्यादा पाए जाते हैं, तपस्या में साधु ज्यादा यहां मिलते हैं, इसलिए इसको संतों का शिखर भी कहते हैं। गुरु शिखर, यहां पर एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, उसमें एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू शहर सबसे ऊंचा बना हुआ है, और इसकी जो हाइट है गुरु शिखर की वो है, कई जगह पर अगर हम इसकी हाइट देखें तो कहीं पर इसकी मिलती है 1727। कितनी मिलती है? 1727। लेकिन एक्चुअल अगर हाइट देखें हम तो वो मिलेगी 1722। 1722। अब आप बोलोगे साहब 1727 और 1722 किसको सही माने? तो ध्यान दीजिएगा, जो ये चोटी है, इस चोटी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। वैसे तो टोटल हाइट कितनी है? 1722, और इस पे जो मंदिर है उस मंदिर की हाइट है 5। तो 1722 और 5 कितनी हो गई? 27। एक्चुअल अगर हाइट बोले तो कितनी है? 1722, इसको सही मानेंगे। अगर ऑप्शन में 1722 और 27 दोनों आ जाए तब आंसर किसको सही मानेंगे? 1722। दोनों में से कोई एक हो तो एक आंसर होगा, दोनों आ जाए तो 1722 यही मिलेगा, क्योंकि ये आधार जो हमने माना, ये एनसीईआरटी जो हमारी सरकारी किताब, इसके अकॉर्डिंग कितना माना गया? 1722। कई इस ज्योग्राफर्स ने, कई किताब लिखने वाले लेखकों ने इसको 5 मीटर भी ऐड करके बताया है, तो 1700 कितना कर दिया? 27। ऐसा ही नहीं, कई छोटे मोटे राजस्थान लेवल के एग्जामों के अंदर भी 1727 को सही माना। क्लियर? ऑप्शन में था 1727, इसलिए अगर 22 होता तो आंसर क्या होता? 22। तो एक्चुअल में 1722 कर देंगे अमन, ठीक है, और साथ में 1727 भी हम कर देंगे ओब्लिक लगा के। ओके, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, और किस भाग में या इस पर्वत माला के अंदर जो है क्या निकलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो अरावली है सबसे प्राचीन होने के कारण यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं सबसे अधिक। क्या पाए जाते हैं? खनिज। इसलिए राजस्थान में जो है सबसे समृद्ध भौतिक प्रदेश खनिजों की दृष्टि से तो वो कौन है? अरावली। अरे कौन सी है? अरावली। और अरावली में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं वो मिलते हैं धातु वाले, यानी कि धात्विक खनिज। कौन से खनिज? अब किस श्रेणी में क्या मिलते हैं तो उसके लिए आपको याद रखना है LIC। क्या याद रखना है? LIC, ये निकलता है। C का मतलब कॉपर, कॉपर का मतलब क्या हो गया? तांबा। इसके उत्तरी क्षेत्र से हमें तांबा देखने को मिलता है। I का मतलब होता है आयरन, आयरन का मतलब क्या हो गया? लोहा, ये निकलता है, लोहा यस यहाँ से निकलता है। और L का मतलब लेड, जिंक और सिल्वर, यानी कि सीसा
जस्ता और चांदी। उदयपुर में जावर माइंस, ठीक है ना, उन क्षेत्रों से जो है यहाँ पर सीसा, जस्ता और चांदी निकलती है जावरमाला की पहाड़ियों से। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता जो निकलने वाला जो स्थान है वो अरावली का यही पार्ट है, दक्षिणी अरावली उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता। इस जिंक और लेड का प्रयोग बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर, बड़े बड़े कारखानों में, कई सारी चीज़ें बनाने में, जो भी हमारे बहुत सारी ऐसी कई मशीनरी होती है जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है। चांदी आप जानते हैं एक जो है बहुमूल्य चीज़ों में आती है, जिसको हम धातु, बहुमूल्य धातु के रूप में बोलते हैं, सोना, चांदी, ये सब, ठीक है। अभी बांसवाड़ा के अंदर जो निचला एरिया है, ये डूंगरपुर का एरिया है, ये यहाँ पर बांसवाड़ा का एरिया है। इस बांसवाड़ा के एरिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दाता बुनास। क्या नाम है? दाता बुनास। इस दाता बुनास गांव के अंदर अभी हाल ही के अंदर सोने के भंडारों की खोज हुई है, ठीक है ना। सोने मतलब वो सोना नहीं है, नॉट सोना बाबू है, ये सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूं। यहां पर अभी खोज हुई। अरावली में नहीं निकलता, अलग से क्षेत्रों के अंदर। अरावली के अलग जो ये क्षेत्र है, ये जो आपका ऊपर का ये बीकानेर वाला क्षेत्र है, ये जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ये बाड़मेर सांचौर वाला क्षेत्र है, यहां से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज हुई है। प्राकृतिक गैस और किसकी? पेट्रोलियम की। और ये क्षेत्रों, जबकि इस वाले के अंदर जो है हमें मुख्य रूप से 3 खनिज, कितने खनिज? 3, सीसा जस्ता, लोहा और तांबा। सीसा जस्ता एक साथ निकलता है। पहली बात तो जो भी खनिज है वो कभी भी अलग अलग नहीं निकलते हैं, हमेशा मिक्सिंग रूप में निकलता है। फिर इनको रिफाइनरी में क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सीसा जस्ता ही एक ऐसा खनिज है जो हमेशा साथ में मिलता है। कई कई जगह पर हो जाए कि कोई चीज अलग मिल जाए, लेकिन सीसा जस्ता हमेशा कहीं भी निकलेगा, पूरी दुनिया में साथ में निकलेगा। इसलिए इनको पूरे खनिजों के अंदर जुड़वा खनिज कहते हैं। कैसा खनिज कहते हैं? जुड़वा खनिज। वैसे साइंटिफिक भाषा में इन्हें जुड़वा खनिज तो मैंने बोलचाल की भाषा में बोल दिया, लेकिन इनका दोनों का मिक्सिंग रूप गैलेना कहलाता है। क्या कहलाता है? गैलेना। मैं आपको खनिज पढ़ाऊंगा जब प्यारे बच्चों, उसमें बहुत सारी और बहुत ही इत्मीनान वाली बातें जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो सारी मैं यहाँ पर करूंगा, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो अरावली जो है वो भारत के कितने राज्यों के अंदर फैली हुई है? 4, जिसमें 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हाँ, एक चीज और, सबसे पहले अगर इसमें ये पूछ रहे कि भाई इसका जो है कहां से प्रारंभ माना जाता है, तो इसका प्रारंभ जो है ये सागर बोले तो क्या है? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। अरब सागर के अंदर द्वीप है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप, ठीक है ना। लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, ठीक है, इसका ही पार्ट माना जाता है मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप के अंदर ही। फिर उसके बाद में ये जो है अरब सागर के बाद में सीधी कौन से राज्य में आती है? गुजरात। अरे कौन से आती है? गुजरात। गुजरात में जो इलाका है उसका नाम है पालनपुर। राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है जो लास्ट में स्थान है जिसका नाम क्या है? खेड़ब्रह्मा। कल मैंने चर्चा की थी, यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, यहाँ पर जो स्थान आता है उसका नाम क्या है? खेड़ब्रह्मा। यहाँ से शुरू होती है और उसके बाद में खेड़ब्रह्मा से और फिर आगे जाती है, किसके अंदर आती है? राजस्थान। ओके, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कई सारे जिलों के अंदर ये आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर, किसके अंदर? उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक है। सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम का जो स्थान आता वो आता अजमेर। उदयपुर सबसे कम की बात करें तो वो आएगा साहब अजमेर, सबसे कम बीच के अंदर, ठीक है। और सबसे ऊंची की अगर बात करें ऊंचाई पर तो वो है साहब सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। ऐसे 3 प्रश्न। सिरोही में सबसे ज़्यादा इसकी हाइट मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलती है। उसके बाद में ये कहाँ पर आती है? हरियाणा। हरियाणा में कई सारी पहाड़ियाँ हैं। और हरियाणा के बाद में ये कहाँ पर पहुँचती है? दिल्ली। और दिल्ली में जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स जो है वो किसका पार्ट है? अरावली का। और रायसीना हिल्स के ऊपर ही क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है, जो किसका पार्ट है? अरावली का। ये देखिएगा, यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में जो है ये हरियाणा में पहुँचती हैं, और हरियाणा के बाद में कहाँ पहुँचती हैं? दिल्ली। और ये जो है ये इसका नाम है रायसीना हिल्स। ओके,
सबसे ओल्डेस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, खनिजों का भंडार माना जाता है, प्री कैम्बियन युग की है, प्राचीन और वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब कहीं से ऊंची कहीं से नीचे बीच में से कटी फटी वो कहा जाता है। अवशिष्ट वलित भी कहा जाता है। और दूसरा एक और शब्द बोलेंगे कि ये कैसी है, अवशिष्ट पर्वतमाला। अवशिष्ट का मतलब होता है बीच बीच में से छोड़ करके जगह अलग अलग, इस प्रकार से। और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी है, 550 है। राजस्थान में सर्वाधिक है और सबसे कम किस में है, दिल्ली में। क्लियर, यस। उतारो, सेम डायग्राम बनाएंगे। जिनको डायग्राम बनाना नहीं आता तो अरे आपने पतंग तो देखी होगी, अरे देखी है क्या, यस। नहीं देखी तो ये देख लो, ऐसी हो, यहां बना देना ऐसे, बस, ओके, खत्म हो जाए। चलो, और उससे ज्यादा क्या हेल्प कर दूं। तो आज लाइट सुबह से नहीं आ रही क्या, क्या पता क्या बुरे कर्म के। शायद मुझे लग रहा है लाइट आ गई तो ये पंखा चला क्यों नहीं, ये चल गया ना अभी, पहले से चल रहा था क्या, ओके, बड़ा हो, सॉरी, मन कुंद्यांश। पतंग की खेती हो तो पतंगी बने ही आगे, डोरी भी टांग दी। बना बेटा बना बना, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ रही है उससे समझ। हाँ सर, कईयों की कॉपी में जरा सी कल में थोड़ी सी जगह बच गई तो कई लोग वहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पेज में बनाना है, बिल्कुल नहीं पेज। इतना कमजोर भी नहीं है फिर भी राजस्थान तो आदमी इतना समझ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं, कोई बात नहीं, ये देखो खानदानी सराहना है। तेरे राजस्थान में तो लगभग हमारे कैसे खराब हो गई, इसको दवाई दिला। और मेघालय के पठार से कौन कौन सा खनिज निकलता है, क्या लिखती है, आई सी, वेरी गुड। आई मतलब आयरन, कहां से निकलेगा, गारो पहाड़ियों से, ये खासी से कोयला, और फिर जैंतिया से यूरेनियम, वेरी गुड, ये पूछा गया है हजारों बार, कभी कंफ्यूज नहीं होना, और ये भी हजारों बार पूछा गया है, ये याद रखना, फिक्स है, इनके अलावा कोई टर्म्स नहीं है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा निकलता है, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, फेल्सपार, बहुत सारे खनिज। मैं चर्चा करूंगा खनिजों के अंदर, मजा आएगा आपको पढ़ने में। तेरा देखा ना, राजस्थान तो छुपा रही थी, देखा, ये बीच में न्यूआ रोड निकाल दिया क्या तूने, अच्छा अच्छा,
शुरू करें फटाफट से। लिख लिया सबने? नहीं सर, मतलब यार ऐसे थोड़ी ना होता है। उतार लिया क्या सबने? तो स्पीड से करो ना। हाँ? ये तो ये कौन कौन पड़ोसी आके लिखेंगे, तो अपन को ही लिखना है, और किसको लिखना? औसत ऊंचाई 900 मीटर कर देना। लाइन दिख नहीं रही, कहीं लिखनी है औसत ऊंचाई। भाई पढ़ तो हम ही रहे हैं ना, मम्मी पापा थोड़ा ना आके कोचिंग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ना लिखेंगे या पड़ोसी लिखेंगे। हम कर रहे हैं कोचिंग तो हम ही लिखेंगे। अच्छा, जब तक मास्टर जी ना बोले तब तक नहीं लिखेंगे, ऐसा? इतने आज्ञाकारी हो तुम लोग, वाह। उतार लो फटाफट से, तार लो, मांड लो, जो भी है, फिर मैं बुझाड़ रहा हूं। नौ सौ 930 मीटर होती है वैसे औसत ऊंचाई, आप 900 मीटर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये चोटी वोटी भी ऊंची लिखना है, इसका नाम गुरु शिखर चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना? इसका सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है, वो गुरु शिखर है, सिरोही माउंट आबू में 1722/1727। अब ये दोनों अलग अलग कैसे, आप बात समझ गए क्या? 5 मीटर का ऊपर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है, इसलिए उसको 1727 कर देते हैं, ठीक है ना? कुछ पूछ रहे हैं क्या? गलत मत उतारना, कोई कंफ्यूज हो तो पूछ लेना आप, ना? पड़ोसी को नहीं पता तुम्हारे क्या, वो भी तुम्हारे जैसा ही। डन? लिखे? अरे बना लिया सबने? लिख लिया। अब सब मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, जिन्होंने उतारा नहीं उतारा कार्यक्रम रोक देना, लिखिए। अरावली की जड़, रूट्स ऑफ अरावली, अरावली की जड़ अरब सागर लक्षद्वीप को मानी जाती है। अरब सागर लक्षद्वीप को मानी जाती है। अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर डैश खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा खेड़ ब्रह्मा से राजस्थान, गुजरात होते हुए राजस्थान व क्या लिखा आपने? राजस्थान व हरियाणा, माफी चाहते गुजरात काटो, राजस्थान व हरियाणा होते हुए, वह हरियाणा होते हुए दिल्ली में रायसीना हिल्स
हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ, इंग्लिश में नाम है वहाँ पर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हमारे जैसे नहीं। डूंगर, रायसीना हिल्स तक विस्तृत है, विस्तृत है, फैला हुआ है, सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, रायसीना हिल्स पर भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आप तो लिख लो रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, भारत का ही बनेगा, पाकिस्तान का तो ना बनेगा, हम बनाने ही नहीं देंगे, कलेश कर देंगे। अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न पहाड़ी है, पर्वतमाला है, सॉरी पर्वतमाला है, सॉरी बोल देता हूं, ऐसे टाइट टाइट मत देखा करो मेरी तरफ, यस पर्वतमाला है। ओके, यस। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा, महान जल विभाजक रेखा का ही भाग माना जाता है। भारत की महान जल विभाजक रेखा का ही भाग माना जाता है। ठीक है, द ग्रेट वाटर डिवाइडिंग लाइन, सुनना, वो भारत में ये है, इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये केरल के यहां से शुरू होती है ये लाइन, उसके बाद में सतपुड़ा, विंध्याचल और ये अरावली। क्लियर? ये जो आपको दिखाई दे रही है राजस्थान की, ये क्या है? अरावली। तो महान जल विभाजक रेखा का मुख्यतः आपको यहां पर कितनी पहाड़ियां दिखाई दे रही है? 4, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। क्लियर? ये महान जल विभाजक रेखा क्या करती है कि अगर इधर से कोई नदी निकली और वो इधर की तरफ जाएगी, इधर निकली तो इधर जाएगी, इधर निकली तो इधर ही जाएगी, इधर निकली तो इधर ही जाएगी, इधर निकली तो इधर ही जाएगी, और इधर की नदी इधर जाएगी। क्लियर? इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की, बंगला नहीं, बड़ा वो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बताइए यहां पर क्या ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, क्या यहां पर ये महान जल विभाजक नहीं बन रही एक तरह से कि इसकी इस तरफ की नदियां अरब सागर में, इस तरफ की नदियां? क्लियर? साथ साथ में मानसून भी यहां पर कुछ इसी प्रकार से प्रभावित होता है। वो कैसे? मानसून की बारिश इन क्षेत्रों में होती, ये लो सर, इधर बारिश नहीं हो रही। याद करिएगा मैंने एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताया था
कि अगर इधर बारिश हो रही है तो वृष्टि प्रदेश, इधर नहीं हो रही तो वृष्टि, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी साइड वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का पश्चिमी साइड वृष्टि छाया प्रदेश। वेरी गुड, क्योंकि ये जो मानसूनी हवाएं इस अरावली के समानांतर होकर के आगे चली जाती हैं। लेकिन क्या होता कि ये अरावली यो ना होकर के अगर यो होती तो साहब पूरा मानसून आगे ना जाके पूरे राजस्थान में क्या करता, और राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होता। ठीक है, लेकिन अरावली ऐसे ना होकर के वास्तविक रूप से कैसे फैली हुई है, ऐसे नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि ऐसे कैसे, है ना, ऐसे देगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब कई बोलेंगे साहब आपने ऐसे क्यों पढ़ा, ऐसे क्यों नहीं पढ़ा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरे भाई मैंने एक लाइन लिखवाई, जड़। अब एक बात बताइए, पेड़ सबसे पहले उसकी पत्तियां उगती हैं, फिर उसका तना होता है और फिर जड़ होती है, राइट? नहीं होती, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। हमने पहले जड़, फिर तना, फिर उसकी शाखाएं, फूल, पत्तियां, यानी कि पहले यहां से बनी, उसके बाद में इधर की तरफ जा रही है। मैंने बताया कि अगर एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने आपको दिमाग में स्पष्ट करने के लिए कि शुरू में इसका फैलाव ज्यादा है अरावली का, शुरू में क्या है, ज्यादा, उसके बाद में कम होती हुई और आगे बिल्कुल कम चली जाती है। कि किसी भी एक नए पेन को लाते हो, मार्कर को लाते हो, पहले वो पूरी स्याही अच्छे से चलता है और जैसे उसमें इंक खत्म होने वाले होते तो रुक रुक के चलता है, राइट? फिर आप बोलते हो ले वो तो खत्म हो गो बढ़ गो। नहीं समझे आप मेरी बात? यस। तो इसलिए ये हमने बोला कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बोल बात समझ गए क्या? यस। क्या अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है? यस। आंसर क्या होगा? यस। आई होप आप महान जल विभाजक रेखा समझ गए कि यानी कि ये भारत में नदियों को दो तरफ भेजती है। अब हम लूणी की बात करें, साबरमती की बात करें, माही की बात करें, नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, मांडवी, जुआरी, भरतपूजा, अलपूजा, सब नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और हम इधर की नदियों की अगर बात करें, बनास अपना जल किस में गिराती है? बनास यहां से निकलती है, अपना जल चंबल में गिराती है, चंबल अपना जल यमुना में गिराती है, यमुना अपना जल गंगा में गिराती है, गंगा किस में गिराती है? बंगाल की खाड़ी, राइट? तो राजस्थान में एक अरब सागर के प्रवाह की नदियां होती है और एक कौन सी होती है? बंगाल खाड़ी। ऐसा भारत में भी। और कोई नदी पास में कोई माता जी का कोई मंदिर वगैरह होता है, नहीं समझा मेरी बात, जहां पे हम लोग माथा टेकने के लिए जाते हैं, फोड़ने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां से आसपास से कोई नदी निकलती है और कोई आसपास के कहीं गांव में खत्म हो जाती है, यानी भारत में निकली और भारत में खत्म। राजस्थान में ऐसा ज्यादा होता है क्योंकि राजस्थान अंधविश्वासी राज्य ज्यादा है, तो किसी क्षेत्र से पानी की धारा निकली और किसी क्षेत्र के अंदर किसी पहाड़ी से कोई गर्म, पहले तू उसको देख ले, यहां मैं उड़ रहा हूं, मेरे को देखना ढंग से। तो यहां राजस्थान में यहां से निकली, यहां पे खत्म। इस प्रकार की नदियों को बोलते हैं अंतः प्रवाही नदियां। क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ओके। जो ना तो अरब सागर में गई ना, तो कितने प्रवाह होता है? 3 हो गया। तो भारत की महान जल विभाजक रेखा का अरावली क्या है? भाग। आपने ये लाइन लिखी क्या कि अरावली भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग माना जाता है? ठीक है ना? यस। एक बात तो लिखना, अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में मिलता है। शायद ये बात तो हमने यहां पर कुछ पॉइंट बनाए थे, उनमें भी क्लियर कर ली थी ना, है ना?
कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा लगा मैंने दोबारा लिखवा दिया, आप समझ जाना मेरी बात को कि 692 में से अकेली 550 किस में है, राजस्थान। ओके यस, चलिए फिर इसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत इसमें है, कितना मध्य में है, कितना उत्तरी में, ये सब गहराई से हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके अंदर, हम राजस्थान का जब भूगोल पढ़ेंगे तब। क्लियर, पूरी बातें क्लियर होंगी, पहाड़ियों के नाम, चोटियों के नाम, किन किन जिले के अंदर कौन से खनिज, किस किस क्षेत्रों के अंदर क्या निकाले जाते हैं। सबसे कम राजस्थान के अंदर मध्य अरावली है ना, अगर जिला पूछ ले तो किसके अंदर होगा, अजमेर के अंदर, ठीक है। यस, सबसे कम अरावली किस में है, अजमेर में। अगर वैसे पूछ ले तो मध्य अरावली। सर्वाधिक अरावली तो बोले साहब दक्षिण अरावली के अंदर फैली हुई है, और वैसे क्या होगा, उदयपुर जिला, ठीक है। और ऊंचाई पूछे तो किसमें, सिरोही में। सर्वाधिक ऊंची किसमें मिलती है, सिरोही के अंदर। क्लियर, सिरोही में तो ऊंची मिलना ही भाई। अगर मैं इसका एक ग्राफ कुछ ऐसे बनाऊं आपको सिरोही का, देखो सिरोही जिले का मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आपको, ये पूरा जिला ही समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, ठीक है। आपने ग्राफ देखा होगा, जीरो से शुरू होता है और फिर ऊपर की तरह क्या होता है, बढ़ता हुआ, कुछ इस प्रकार से। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ठीक है ना, सबसे ठंडा, सर्वाधिक बारिश, सदाबहार वन, माउंट आबू। क्लियर, यहाँ पे बारिश की जो मात्रा होती है वो 150 सेंटीमीटर प्लस होती है। पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान माउंट आबू। उसके बाद में झील है नक्की झील, जो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची है, 1200 मीटर, राजस्थान की सबसे ऊंची झील। और इतनी ऊंची कि भाई सर्दियों के समय ये जम जाती, जमने का मतलब पूरी नहीं जमती है, ऊपर की परत जो है वो क्या हो जाती है, बर्फ के रूप में उसके ऊपर जो है तरी जम जाती है पूरी बर्फ की। इसलिए राजस्थान की एकमात्र जमने वाली झील, सबसे ऊंची झील। ये सब के सब जो है किसके अंदर है, सिरोही। क्लियर, क्योंकि ये अरावली का जो है सबसे ऊंचा पार्ट है, वहां पर ऐसी उच्चावच की स्थिति मिल रही है। पठार, एक प्लेटू है जिसका नाम है उड़िया का पठार, 1380 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, क्या नाम है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर जो चोटी है, और ये भी जो आपको कहाँ है, सिरोही में, 1722। बोलो बात समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यहां पर जो ये बात स्पष्ट यहां पर मैंने क्लियर किया कि सर्वाधिक ऊंचाई, तो यहां पर मिलने वाली चार चीजें, अगर शहर पूछ ले सबसे ऊंचा राजस्थान का तो क्या होगा, माउंट आबू। सबसे ऊंची झील पूछ ले तो नक्की झील, सबसे ऊंचा पठार पूछ ले तो उड़िया का पठार, सबसे ऊंची चोटी बोले तो गुरु शिखर। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि जाहिर सी बात है कि दक्षिणी अरावली जो है वो सर्वाधिक क्या है, समुद्र तल से ऊंची है, सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलती है। धीरे धीरे इनकी जो हाइट है कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ, राइट। चल, तो इसी के साथ में अरावली जो है वो क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है। यस, महान जल विभाजक रेखा का भाग माना जाता है, ये बात भी आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। लिखेगा नेक्स्ट।
लिखिएगा काठियावाड़ की पहाड़ियां, लिखिएगा सबसे पहले काठियावाड़ की पहाड़ियां, लिखिएगा ये गुजरात क्षेत्र में स्थित है। ये गुजरात क्षेत्र में स्थित है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ, क्या नाम है? गोरखनाथ, 1117 मीटर, 1117 मीटर स्थित है। ध्यान देना, ये तो आपने अरावली पढ़ ही लिया। उसके बाद में ये नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है कच्छ, क्या नाम है? ये तो पूरा मैदान है, जो अभी मैदानी क्षेत्र पढ़ाऊंगा वहां पर आएगा। और ये वाला यहां पर अगर आप जो देख रहे हैं इसका नाम है काठियावाड़ की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? और इन काठियावाड़ पहाड़ियों के अंदर भी कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है, लिखो, इन पहाड़ियों में या इस पर्वतमाला में इन पहाड़ियों में गिरनार व मांडव की पहाड़ियां स्थित हैं। जिनसे निकलने वाली नदियां गुजरात के मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। गुजरात के मैदानी भाग का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहां गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क जो कहां पड़ता है? गुजरात में। और साहब गिर जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है अभ्यारण्य। एक क्या होता है? अभ्यारण्य। ध्यान देना, एक तो होता राष्ट्रीय उद्यान और एक होता अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के लिए अभ्यारण्य, आजकल एग्जाम के अंदर अभ्यारण्य की जगह एक नया शब्द आने लग गया, अभयवन। क्या आने लग गया? दोनों एक ही बात, ठीक है ना? अभ्यारण्य अभयवन दोनों एक ही बात, ये दोनों एक बात नहीं, अलग अलग। राष्ट्रीय उद्यान किसी भी राज्य में अगर है तो उसके ऊपर केंद्र सरकार का आधिपत्य होगा। किसका होगा? नियमों में बहुत ही भयंकर तरीके से सख्ताई होती है, किसी का भी जाना मना होता है। तो यहां पर कुछ जोन बनाए जाते हैं, कोर जोन, बफर जोन, कोर जोन, ठीक है ना कुछ। और यहीं पर ही जो है हम वन विभाग की गाड़ियों में ही घूम करके वापस आ जाते हैं। अंदर यहाँ पर इन जोनों में जाना बिल्कुल मनाही होती है, क्योंकि ये अंदर का जो एरिया होता है ये पूरी तरह से ऐसे जानवरों का संरक्षित एरिया होता है जो भारत में विलुप्ति के कगार पर है। भारत के अंदर अगर इन 5 में से कोई भी जानवर अगर अभ्यारण्य के अंदर है तो ऑटोमेटिकली उसकी फाइल राज्य सरकार किसको भेजती है? केंद्र सरकार को। क्या बनाने के लिए? राष्ट्रीय उद्यान। और इनके ऊपर जो होता है वो किसका अधिकार होता है? राज्यों का। इनके बीच में से राजमार्ग गुजरना, गाड़ियां लेकर गुजरना, ये सब कर सकते हैं। सरिस्का के बीच में से जा सकते हैं, क्योंकि सरिस्का क्या है? अभ्यारण्य है ना। ऐसा हम केवलादेव में नहीं कर सकते,
ऐसा जो है हम रणथंभौर में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर क्या तो इस जगह पर बाघ पाया जाए, क्या शेर पाया जाए, शायद मैंने एक दिन चर्चा की थी, हाथी पाया जाए, गैंडा पाया जाए या चीता पाया जाए। क्लियर? ये ऐसी प्रजाति हैं जो भारत में बहुत ज्यादा विलुप्ति के कगार पर है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट हुई है। क्योंकि साहब बाघ, शेर, चीता अगर मर जाए, इनको शिकारी मार देते हैं या मर जाते हैं, तो मरने के बाद में इनका जो भी खाल, नाखून, बाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों में बिकते हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ में। तो इसलिए शिकारी शिकार करते हैं। और दूसरे जो है नेपाल में, चीन नेपाल के रास्ते से, नेपाल रास्ता जो है, नेपाल का बॉर्डर बहुत इजीली पड़ता है, इसलिए यहाँ से फिर दूसरे देशों में ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इनकी भारी संख्या में गिरावट आती है। हाथी, तो हाथी आपको पता है जिंदा हाथी लाख का डायलॉग है, और मरा हाथी 1.25 लाख का, कि जिंदा तो 1 लाख का खरीद सकते हो, लेकिन मरने के बाद 1.25 लाख का, क्योंकि जाहिर सी बात है हाथी की खाल, हाथी दांत करोड़ों रुपए में बिकते हैं, तो लोग इनके लिए मारते थे। गेंडा होता है जिसके मुंह के आगे एक क्या होता है, सींग होता है, ठीक है, वो होता है। तो ये जो एक सींग होता है, ये सींग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत करोड़ों में बिकता है, तो इसके लिए जो इसका शिकार किया जाता था। ठीक है ना, बस तीनों के बारे में बताई। बाकी बाघ, शेर, चीता, ठीक है, सेम, हाथी, गेंडा, तो ये 5 जानवर जो है भारत में विलुप्ति के कगार पर है। इनको जो है संरक्षण करने के लिए किस में डाला गया, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इतना ही नहीं, बाघों की संख्या में तो बहुत ज्यादा गिरावट हुई, बाघों की संख्या में तो बहुत ज्यादा गिरावट हुई। तो इस वजह से बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए, बाघ रिजर्व बनाए गए। तो यानी कि भारत के अंदर ऐसे एरिया बनाए गए संरक्षित, राजस्थान के अंदर ऐसे टोटल 5 है बाघ रिजर्व क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर बाघों की क्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है, जहां पर बाघ पाए जाते हैं। अगर पूरे भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या अगर बोले एक राज्य का नाम है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। शेर मतलब बब्बर शेर, जिसके वो बाल होते हैं ना, वो एशियाई शेर, उसकी बात कर रहा हूं। तो वो बब्बर शेर सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसको एशियाई शेर के लिए फेमस है, अभी लिखवाऊंगा ये लाइन, एशियाई शेर, बब्बर शेर। लॉयन ये होता टाइगर, क्लियर। तो शेर जो है वो गुजरात में सबसे ज्यादा, और हाथी जो है तो वो कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में सर्वाधिक, तमिलनाडु में, केरल में। गेंडा जो है असम के अंदर, असम में 2 अभ्यारण्य, काजीरंगा और मानस, काजीरंगा और एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में एक सींग के गेंडे लाखों की संख्या में थे, वर्तमान में इनकी संख्या मात्र सैकड़ों में आ गई है साहब, सैकड़ों मतलब 100 के अंडर। तो सरकार ने कहा कि भाई सरकार ने देखा, एक कमेटी बनाई, बोले यार इनको मारा जाता है, किस लिए मारा जाता है, इसके हाथी दांत के लिए, गेंडे के सींग के लिए। तो जितने भी गेंडे थे, जितने भी हाथी थे, सबके सींग और दांत काट करके सरकार ने अपने पास रख लिए, खत्म, नष्ट कर दो इनको। फिर भी नहीं रुके। सरिस्का के अंदर पहली बार भारत की ऐसी बाघ विस्थापन प्रक्रिया हुई थी। सरिस्का में पहले सर्वाधिक बाघ थे, तो रणथंभौर से बाघ उठाया और किसके अंदर डाला, सरिस्का में, और वहां पर 4-5 और इनके कुंड बढ़ गए थे कम से कम 10-15। जब बाघों की गणना की गई, धीरे धीरे पता चला कि यहां पर इनकी संख्या हो गई है 00, जिसकी सरकार को हम फाइल भेज चुके थे, केंद्र सरकार को, क्या बनाने के लिए, तो राष्ट्रीय उद्यान तभी बनाया जाएगा ना इनमें से कोई जानवर हो। तो बाघ है बोले साहब हमारे पास, वहां पर अंदर की तरफ निवास करने वाले लोगों के घर हैं, तो उन्हीं लोगों ने शिकार करके जो है सलटा दिया उसको। एक की डेड बॉडी तो पकड़ी थी, जिसके तो पंजे वगैरह काट रखे थे, क्योंकि उसके जो नाखून होते हैं वो भी जादू टोनों में काम में लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकते हैं। चीन वगैरह, नेपाल वगैरह में ऐसा ज्यादा होता है, तिब्बत वगैरह में लोग जो है उसका लॉकेट वगैरह बना के पहनते, उसका लॉकेट, जो बड़े बड़े लोग जो इनको शौक होता है इन जेवरात वगैरह पहनने का, वो 1-1 करोड़ रुपए के जेवरात बनवाते हैं। तब फिर बाद में वहां पर पूरी तरह से उस एरिया को पूरे को संरक्षित किया गया। इन लोगों को जो यहां पर आवास लेकर के, तो उन लोगों को जंगल क्षेत्र से उठा करके और जो है दूसरी जगह पर उनको आवासित किया गया, सरकार की तरफ से जो है उनको पैसा दिया गया, दूसरी जगह पर उनको मकान दिया गया। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय उद्यान है, संरक्षित क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरिस्का जो है उसको क्या बना दिया गया, बाघ संरक्षण केंद्र बना दिया गया, उसमें डाल दिया गया।
तो ऐसा कर दिया गया, तो उसके कुछ नियम है कि भाई अंदर की तरफ निवास किसी का अगर घर है जंगल वगैरह में तो उनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा वहां से। क्लियर? क्योंकि ये जो एरिया है वो इन्हीं के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। तो ऐसा ही जो काठियावाड़ की पहाड़ियों में गिर है, तो गिर के वहां पर जो फेमस है वो क्या फेमस है, एशिया से, इसलिए इसको हमने गिर राष्ट्रीय उद्यान कहा। क्योंकि कल को अगर अभ्यारण्य वगैरह अगर इसमें नाम आया तो आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, लिखेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। लिख लिया साहब? देखिए साहब, भारत का भी पशु संसाधन चलेगा आपका, भारत का मैं पशुधन पढ़ाऊंगा आपको, भारत में किस किस राज्य में क्या क्या पशु मिलते हैं, ऐसा राजस्थान में भी चलेगा। क्लियर? तो एक गाय की नस्ल है जिसका नाम है गिर नस्ल। क्या नाम है? तो गिर नस्ल जो है देसी गाय की नस्ल है। हम जितनी भी गाय की नस्लें पढ़ेंगे हम देसी नस्ल की पढ़ेंगे, लेकिन 3 ऐसी गाय की नस्ल है, जैसे होलिस्टीर है, ठीक है ना, यस, और रेड डेन है। ये जो 3-4 नस्ल की जो गाय हैं वो यूरोप कंट्री से यहां पर आई थी, जिनके कुबड़ नहीं होते, जिनके क्या नहीं होते, कुबड़, और जिसके कुबड़ होते हैं वो कैसी नस्ल की होती है, देसी नस्ल की होती। तो गिर एक देसी नस्ल की गाय है जो सबसे ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। गाय जो है वो भैंस की तुलना में कम दूध देती है। हम लोग यहाँ मिश्रित खेती करते हैं, खेत के साथ साथ में, खेती के साथ साथ में हम लोग जो है दूध के लिए भैंस को भी पालते हैं, क्योंकि खेत से निकला हुआ चारा वगैरह हम हमारे पालतू जानवरों को खिला सके। तो इसलिए यहाँ पर जो है भैंस ज्यादा पाली जाती है, लेकिन गाय भी ज्यादा रखते हैं। भैंस के दूध से ज्यादा गाय के दूध में ज्यादा गुण पाए जाते हैं। तो कई लोग देसी गायों को पालते हैं, जिसके अंदर सर्वाधिक फेमस जो गाय है वो क्या है, गिर। तो जो कहीं की गुजरात की एरिया की फेमस है, तो ये गिर पहाड़िया क्षेत्र की, ठीक है ना, नस्लों में पढ़ा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान जहां पर क्या मिलते हैं, एशिया से। राजस्थान, अगर भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर लोइन की बात करें, शेरों की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। बाकी कई जगह पर जो है इनका प्राकृतिक निवास नहीं पाया जाता, तो इनको चिड़ियाघर में कैद किया जाता है। लेकिन अब जानवरों से संबंधित जो भी चिड़ियाघर है उन सबको बंद किया जा रहा है कि अब जानवरों को जो है पिंजरों में कैद नहीं रखा जाएगा। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, उसके लिए एक नई चीज बना रहे हैं, उसका नाम है जैविक उद्यान। क्या नाम है? जैविक उद्यान। मैं इंग्लिश में लिखता हूं, कई लोग यहां पर गए होंगे, बायोलॉजिकल पार्क, और आप लोग गए होंगे नारगढ़ के अंदर। है तो जानवर कैद, लेकिन खुले बाड़े के अंदर है, आप घूम करके देखेंगे। ओके, कभी अल्बर्ट हॉल के पास में आप चिड़ियाघर में गए हो, रामनिवास बाग, तो वहां पर सब किस में कैद है, पिंजरे में। तो इससे क्या होता है, जानवरों को जो है पिंजरे में रहने पर तो उनको सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह और इन्फेक्शन का खतरा रहने से वो लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने से उनकी संख्या तेजी से गिरावट होती है और वो मर जाते हैं। लेकिन देखा गया कि जैविक उद्यान में सबसे पहला जैविक उद्यान जो है राजस्थान के अंदर उदयपुर में बनाया गया था, जो कि भारत का सबसे पहला जैविक उद्यान था। और यहाँ पर देखा कि साहब यहाँ पर जैविक उद्यान में जानवर को रखा तो उनके स्वास्थ्य जो बिगड़ गया था वो उनमें तेजी से सुधार हुआ, गिरावट जो थी। अब एक बात बताइए, आपको बंद बंद कमरे में रखा जाएगा तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस। तो आपको कभी कभी महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कभी कभी आप जो है हांडने के, माफी चाहता हूँ, घूमने के लिए भी जाया करो आप लोग। क्लियर? कभी मामा के चले जाओ, कभी कहाँ चले जाओ, उससे ज्यादा तो ऐसे घूमने के लिए हम क्यों जाता है इंसान? इसलिए जाता है ताकि वो जो जितने भी चीजों में वो बिजी रहा, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो यहाँ जैविक उद्यानों में जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर, उनको कैद करके नहीं, उनको खुले बाड़े में रखा जाता है। उनको लगता ही नहीं कि हम पैक है, खुले में रहते हैं वो लोग। लेकिन है तो एक तरह का चिड़ियाघर ही, अरे है नहीं है, यस, जू है। ये जो चिड़ियाघर, ये जू होते हैं, तो ये जैविक उद्यान बनाए गए भारत के अंदर। तो इन्होंने देखा जब इसमें रखा गया तो किसी प्रकार की कोई भी किसी जानवर को, क्योंकि एक ही एक कमरे में, एक पिंजरे में कैद रहने से वो मानसिक रूप से भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो कभी भी आप चिड़ियाघर वगैरह में, अब तो खैर सब शेरों को जो है नाहरगढ़ के अंदर छोड़ दिया गया, बिल्कुल देखना पिंजरे में जो रहता है वो एकदम चिपटे से हो जाते हैं। खाना भी खूब उनको दिया जाता है, लेकिन वो खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर रह के उनका खाना पीना सब बंद हो जाता है, भूख नहीं लगती उनको, कम लगती। बाहर घूमेंगे तो हम लोग जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ज्यादा हमारे शरीर में खाना, हमें भूख लगेगी, उतना ज्यादा जो है हम लोग जो खाने को पचा पाएंगे। बैठे बैठे ही खाएंगे, अगर उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। यहाँ इसके अंदर ये खुले में बाड़े में रहने की वजह से इनको कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, चले।
तो काठियावाड़ की पहाड़ियों में गिर, गिरनार, मांडव की पहाड़ियां हैं, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। बस इतनी सी बात है। सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। मतलब बात समझ गए? यस। नेक्स्ट लिखेगा नंबर 2, सॉरी नंबर 2 तो हो गया। नंबर 3 विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नंबर 3 लिखना विंध्याचल पर्वत श्रेणी। लिख लिया साहब? ध्यान देना, ये है विंध्याचल। क्लियर? अब देखिए विंध्याचल आपको ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को क्या कर रही है? अलग अलग। बिल्कुल भारत के मध्य में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? विंध्याचल। कई सारी नदियों का उद्गम होता है इसका, काफी सारी नदियों का उद्गम होता है यहां से। ठीक है? ये इधर की तरफ गुजरात, ये यहां पर मध्य प्रदेश, थोड़ा सा इलाका किसका आता है? छत्तीसगढ़ वगैरह का, ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश का। तो इन इलाकों के अंदर सर्वाधिक जो है वो किसके अंदर है? ये मध्य प्रदेश में। और काफी बड़ी नदियों का उद्गम, इवन चंबल नदी है वो जो सबसे लंबी नदी राजस्थान में से होकर के गुजरती है, तो वो यहीं से ही निकलती है। क्लियर? लिखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। लिखिएगा यह एक खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। यह एक खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन है। यह चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यह चूना पत्थर से निर्मित है। उत्तर भारत व दक्षिण भारत को, उत्तर भारत व दक्षिण भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी ओब्लिक गुडविल पीक, दूसरा नाम है इसका गुडविल पीक। (752 मीटर) मध्य प्रदेश में स्थित है। लिख लिया? सुनना, बात को समझना। देखिए मैंने एक डायग्राम अभी बनाया, ये अरावली, उसके बाद क्या था? विंध्याचल, उसके बाद क्या था? सतपुड़ा। क्लियर? तो अभी मैंने विंध्याचल बना रखा है, वो कुछ यहां पर, ये देखिए
तो यानी कि इसके नीचे कौन सी है? सतपुड़ा। ठीक है साहब। सतपुड़ा से एक नदी निकलती है और ब्रंस घाटी होती हुई गुजरात। इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? और एक और नदी इधर से निकलती है, सॉरी, बैतूल के पठार से, तापी। कौन सी नदी है? तापी। ठीक है। ये नदी यहां से निकलती है, ये चट्टानी इलाका है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत है, मैदानों में नहीं बह रही है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब चट्टानी इलाकों में बह रही है। चट्टान यानी कि दो पर्वतों के बीच का भाग क्या कहलाता है? भ्रंश। हमने भ्रंश पढ़े थे हिमालय के अंदर, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना के, ITCZ, MCT, MBT पढ़ा था क्या? MBT। और फिर क्या पढ़ा था? MFT, फ्रंट फॉल्ट। ठीक है ना? यस, MFT या MMF कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? फ्रंटियर फॉल्ट। तो ये जो बीच का एरिया था दो पर्वतों के बीच में, तो हमने उसको क्या बोला था? भ्रंश। राइट। तो दो पर्वतों के बीच में जो ये है, ये भी क्या है? भ्रंश। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि साहब भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या होगा? और दूसरी सबसे लंबी बोल दे तो आंसर क्या होगा? तापी। क्योंकि साहब इसके नीचे अजंता वगैरह की पहाड़ियां, ठीक है ना, बैतूल का पठार, और इन सब के बीच में इस भ्रंश के अंदर बैठी है तापी नदी। जो भी नदी भ्रंश में बहेगी, पत्थर वाले इलाके में बहेगी, उसका भाव क्षेत्र जो है, उसका पानी का भाव अन्य नदियों की तुलना में बहुत ज्यादा क्या होगा? तेज होगा। तेज होगा। जो मैदानों में बहेगी उसके अंदर चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, मिट्टी वगैरह, मिट्टी के कण, ये सब मिले हुए रहेंगे, तो उसका पानी का भाव क्या रहता है? धीरे, कम रहता है। जबकि भ्रंश घाटी में बहती है उसका क्या होता है? तेज होता है। इसलिए ये नदियां जब तेज, एकदम तेजी से सीधा किसमें गिर जाती है? समुद्र के अंदर। और जबकि इधर की जो नदियां बह रही हैं वो धीरे धीरे बहती हैं और अपने धीरे धीरे बहने के कारण गिरने से पहले अपने किनारों के पास में मिट्टी बिछाती रहती हैं, गिराती रहती हैं, वो बनाती है डेल्टा। क्या बनाती है? जबकि यहाँ की नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ की नदी क्या बनाती है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हमेशा बनाती है ज्वार नद मुख, यानी कि तेजी से स्पीड से आकर के और तुरंत अपना सारा जल किसमें गिरा देती है? समुद्र में। यानी कि मिट्टी वगैरह, मिट्टी के कण सब गिरा देती है। जो नदियां जितनी स्पीड से होंगी वहां पर जल विद्युत क्षमता उसमें उतनी ज्यादा क्या पाई जाएगी? अधिक पाई जाएगी। क्लियर? इस नदी में, इस नर्मदा नदी में इतना पानी है, बारहमासी नदी है, इतना ज्यादा पानी है कि इसके ऊपर एक परियोजना शुरू की गई भारत के अंदर, नर्मदा घाटी परियोजना। क्या शुरू की गई? नर्मदा घाटी परियोजना। और ये नर्मदा घाटी परियोजना को लेकर के कई सारे पर्यावरणविदों ने इसका जो है विरोध भी किया है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रखा है। नर्मदा पढ़ाऊंगा तब बस बताऊंगा उसके अंदर। उस नर्मदा परियोजना के अंदर, नर्मदा घाटी परियोजना के अंदर इस नदी के ऊपर एक नहीं 100, कितने बांध बनाए जाएंगे साहब। इतना पानी है कि बांधों के पीछे पानी को रोका जाएगा। अब इतने सारे बांध बनाए जाएंगे, इतना पानी रुकेगा तो आसपास का पर्यावरण, आसपास का वन क्षेत्र, पेड़ पौधे बताओ प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, उनको काटा जाएगा। तो इतने बड़े एरिया पर ये इतनी सारी त्रासदी होगी। हालांकि ये भारत के डेवलपमेंट के लिए है कि आसपास के जहां पर पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इवन गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ा बांध बना रखा है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? यहाँ की एक नहर तो हमारे राजस्थान में भी आती है, और बाड़मेर वाला इलाका, जालोर वाला इलाका, वहां पर जो है सिंचाई के लिए, बालोतरा वाला इलाका, वहां पर खेतों में सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी की नहर आती है, नर्मदा नहर कहते हैं इसको। और एक कंडीशन और दे रखी है गुजरात वालों ने कि पानी तो तुम्हें यहाँ पर फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे तुम तुम्हारे खेत के अंदर सिंचाई करते हो वैसे सिंचाई नहीं करोगे। बोले कैसे? तुम्हारे खेत में तुम लोग सिंचाई करते हो एज यूजुअल, खेत होता है, खेत के अंदर हम लोग क्यारियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यारियां, राइट। खेत के अंदर हम लोग क्यारियां बनाते हैं, फिर पानी का सीधा बहाव एक पूरे एक नाले में छोड़ते हैं,
उसके बाद में ये एरिया बंद रखते हैं और जो है यहां पर पानी आता है, इसको खोल देते हैं ताकि इस क्यारी में भर जाएगा पानी, फिर इसके बाद में यहां खोलते हैं ताकि इस क्यारी में भर जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा, ये पूरा बंद है ही। उसके बाद में यहां से बंद करके यहां से खोल देंगे और पानी को यहां खोल देंगे तो इसमें भरेगा। इससे खेत में इतना ज्यादा पानी नहीं लगता है, इससे खेत के अंदर पानी का ज्यादा वेस्टेज होता है। इसके लिए क्या है कि जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई के लिए दो प्रकार की जो खेतों में पानी को बहुत बेहतरीन रूप से पहुंचाती है और पानी की बचत भी करती है, दो पद्धति है। एक आजकल चल रही है बूंद बूंद, कौन सी पत्ती? ड्रिप पत्ती। जाहिर सी बात है इसमें फसल जो है ज्यादा उन्नत होती है। और दूसरी एक और फवारा, अरे कौन सी है? तो नर्मदा नहर से हम सिर्फ दो ही कृषि कर सकते हैं, यहाँ पर दो ही पत्ती, क्या तो ड्रिप या फिर फवारा। ओके, इस प्रकार की नहीं कर सकते। बाकी ऊपर जो इंदिरा गांधी नहर वगैरह आ रखी है उनमें तो हम डायरेक्ट खेतों के अंदर इसी प्रकार से पानी का उपयोग कर रहे हैं नहरों के द्वारा, क्लियर। लेकिन इसके द्वारा जो है हम इस नहर का पानी इकट्ठा करके नर्मदा नहर का, और दक्षिण भारत के अंदर जो दक्षिण राजस्थान के अंदर बाड़मेर और बालोतरा सांचौर वाले इलाके के अंदर पानी को इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पर सिंचाई, और उससे जब परियोजना पढ़ाऊंगा जब उसके अंदर आएगा। तो सोचिए इतने बड़े बांध से, इतना ही नहीं, इस बांध को बना रखा है और इसके पास में ही दुनिया की सबसे बड़ी जो है एक मूर्ति भी लगाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरे देश को एक करने वाले थे। ओके, तो बात नर्मदा नदी की चल रही थी, किस नदी में, किस में बहती है? भ्रंश घाटी में। ओके, तो नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी है? नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी है? क्लियर। ये प्रश्न पूछा गया कि विंध्याचल के दक्षिण के अंदर कौन सी नदी बहती है? आंसर क्या था? नर्मदा नदी। क्लियर, लिखिएगा। यह पर्वत श्रेणी यह पर्वत श्रेणी विंध्याचल में लिखा रहा हूं, नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में बहती है। नर्मदा भ्रंश घाटी के नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तर में बहती है। उत्तर में बहती नहीं है, स्थित है। और फिर दूसरी लाइन, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी ब्रैकेट में करना सतपुड़ा डैश विंध्याचल, सतपुड़ा डैश विंध्याचल। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। विंध्याचल श्रेणी में, नेक्स्ट, विंध्याचल श्रेणी में बाड़मेर व कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। बाड़मेर व कैमूर, तैमूर मत कर देना, बाड़मेर व कैमूर की पहाड़ियां स्थित है, लिख दिया। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर पन्ना नामक स्थान पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में हीरों की एकमात्र खान कहां पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और जो खानें थी वो पूरी तरह से क्या हो गई है? खाली हो गई है, ठीक है। और अब पन्ने जो है, सॉरी,
अब हीरे जो है पन्ना नामक स्थान से निकलते हैं। पन्ना भी एक और एक तो ये जगह है, लेकिन पन्ना एक और राशि रत्न है साहब, उसको जो है हम लोग हरी अग्नि भी कहते हैं, एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है। ओके, यस। नेक्स्ट लिखेगा, इस श्रेणी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर है। लिख लिया? गुड, खत्म होती है बात। नेक्स्ट लिखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा की पहाड़ियां। बनाओ। ऊपर जा। बड़ा पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये मध्य। मैकाल पहाड़ियाँ पूर्व में, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़। पूर्व दिशा में है एमपी प्लस छत्तीसगढ़, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है इसमें अमरकंटक। सुनना सा उतारो।
पेन से तेरे माथे पे बना ले यहाँ पर नर्मदा। ठीक, रेड पेन से बनाना। कोई बात नहीं, कॉपी में ऊपर तो जगह नहीं थी, नीचे तो है। अरे है ना, ठीक। तो ऊपर है तो बेटा भैंस बांध ले वहां, और तो क्या कहने। कसी बोली अरे तुम मनी मन मेरे को गालियां तो नहीं निकालते हो कहीं ऐसे? मैं जब ऐसे ये चित्र वित्र बनवाता हूँ आपको, है कहीं इसकी वजह से तो मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही है कहीं? बड़ा वो बता देना मेरे को, ताकि फिर मैं झाड़े की जगह कोई झाड़ पूछ वाले के पास जाऊं जो कोई बूझा उजा निकालता। कोई है कि तुम्हारी नजर में? हाँ मुझे पता था, है ना सर? बैतूल का पठार। ओके, थोड़ी और जगह होगी नीचे ना, है ना? ठीक है, तो है ना तो बनाओ, है ना? अजंता की पहाड़ियाँ। ओ माय गॉड, अजंता, अजंता की पहाड़। ऐसे डायग्राम बनाना है, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन, चमकदार। दिख रखा तेरा डायग्राम तो मैंने, जैसे किसी मकोड़े को साई में भिगो करके छोड़ देते ना, ऐसे डायग्राम है तेरे सारे। बेचारा साई में टांग हो जाती है तो ऐसे फड़फड़ा के चलता है इधर से उधर। पूरी कॉपी में ऐसे डायग्राम बना रखे तूने, एक भी सुंदर नहीं बना रखा है। अरे छोड़ हमारी छोड़ बात। बना लिए साहब? बना लिया तो फिर लिखवाना शुरू करता हूँ। लिख लिया? ध्यान दें, ये जो अपन ने श्रेणी बनाई है, इस पूरी का नाम है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है साहब सतपुड़ा। क्या नाम है? और सतपुड़ा श्रेणी को हम अलग अलग 4 पहाड़ियाँ आई हैं हमारे पास। कितनी पहाड़ियाँ आई हैं? 4। ओके, जिसमें से एक पहाड़ी है राजपीपला। क्या नाम है? और राजपीपला की ये पहाड़ियाँ किधर की तरफ पड़ती हैं? गुजरात। देखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा इलाका मैकाल का इसमें लगता है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये जो श्रेणी है वो कितने राज्यों में हो गई? 3। ओके, समझा रहा हूं, तब पेनों की खटपटाट की आवाज नहीं होनी चाहिए, सामने देख लो इधर। ओके, कईयों की आदत होती है वो टिचकुलो सा पेन ले आते हैं, लगी रहती है उसके, नहीं करना है ऐसा। या कई बजाती रहती हैं, तो किसी बैंड बाजे वाले को ज्वाइन कर लो, सावे आने वाले हैं, बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये सतपुड़ा जो श्रेणी आप लोग देख रहे हैं, इसको 3 राजपीपला की पहाड़ियां गुजरात के अंदर है, गोविलगढ़ की पहाड़ियां जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और बीच में जो है महादेव की पहाड़ियां आती हैं, और लास्ट में आती है मैकाल की पहाड़ियां। इस पूरी श्रेणी के अंदर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? और धूपगढ़ की जो हाइट है वो है एलिवेशन 1350 मीटर, सबसे ऊंची चोटी।
इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो मैकाल पहाड़ियों के अंदर है, मैकाल पहाड़ियों में, जिसका नाम क्या है, अमरकंटक चोटी, 1067 मीटर, राइट। इस पूरी श्रेणी की, यानी कि अगर मैं बात करूं सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो पूरी तरह से, सतपुड़ा कहां से शुरू होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और कुल लंबाई, जैसे अभी हमने विंध्याचल की 1000 कितनी बताई थी, 50 बताई थी, नहीं बताई थी, यस। अरावली की बताई थी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, ऐसे इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, तो इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है 760 मीटर। जैसे हमने अरावली की औसत ऊंचाई कितनी बताई थी, 900 या 930 मीटर, राइट। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 760 मीटर। ओके, सतपुड़ा लिखना शुरू करते हैं, लिखिएगा। यह श्रेणी सतपुड़ा में, यह श्रेणी बालू पत्थरों से निर्मित है। तुम दोनों को क्लास से भगा दूंगा मैं, ध्यान रखना, समझी ना। कुछ ज्यादा स्माइल आ रही है तुम दोनों की, और खासकर तेरी, ठीक है। यह श्रेणी बालू पत्थरों से निर्मित है, एक खंड पर्वत है। एक खंड, अच्छा, अरावली कैसा पर्वत था, वलित, अरे कैसा था, वलित, क्लियर, यस। नेक्स्ट, यह श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 900 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। 900 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। ध्यान रखना, जमीन पर लंबाई किस में नाप रहे हैं, और ऊंचाई, समझे आप, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कई लोग 760 किलोमीटर, हो सकता है कि वो स्वर्ग नरक तक की सीढ़ियां लगा देंगे किलोमीटर में, तो नहीं समझे आप, ये लिखिए। इस श्रेणी की, इस श्रेणी की बहुत सी पहाड़ियां हैं, बहुत सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। जैसे नीचे पॉइंट बना के लिखेंगे, फिर राजपीपला की पहाड़ियां, नाम है जगह का राजपीपला। तुम्हारा चोमू आता तो वो लोग हंसते, जैसे तुम लोग अभी स्माइल कर रहे हो। लिखो राजपीपला की पहाड़ियां, चोमू डैश करके करना, गुजरात, राजपीपला की पहाड़ी, गुजरात। नेक्स्ट, गोविलगढ़ की पहाड़ियां, गोविलगढ़, नोट गोविंदगढ़, गोविलगढ़ की पहाड़ियां, पश्चिमी मध्य प्रदेश। महादेव की पहाड़ियां, डैश, मध्य प्रदेश, मध्य एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश समझेंगे, घर जाकर के ऐसा ना हो कहीं महिपालपुर हो जाए ये। ओके, यस। नेक्स्ट, मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां, पूर्वी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़।
इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, ठीक है, लिखा हुआ धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। महादेव पहाड़ियों में ही, महादेव पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी नामक एक जैव आरक्षित क्षेत्र स्थित है। पंचमढ़ी नामक एक जैव आरक्षित, ठीक है, टोटल भारत में कितने हैं? 18, ओके, जिनमें से एक पंचमढ़ी भी, ठीक है ना, अमरकंटक भी 2, इससे पहले मेघालय का पठार पढ़ाया था, खासी पहाड़ियाँ 3, इससे पहले हिमालय की भी कुछ बातें बताई थी, यस, अभी पश्चिमी घाट भी आएगा, नीलगिरी भी आएगा, अंडमान निकोबार, ये सब जो है जैव आरक्षित क्षेत्रों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ पर वनों की, वनस्पतियों की संख्या, उनकी क्वालिटी, उनकी किस्में बहुत ज़्यादा संख्या में, वहाँ पर अगर तितली भी है तो एक प्रजाति की नहीं, कई सैकड़ों प्रजातियों की जो है तितलियाँ पाई जाती है, मेंढक की प्रजाति सैकड़ों, वो होता है जैव आरक्षित, वहाँ पर बनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। लिखिएगा, यहाँ एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी, ओके। देखो साहब, महादेव पहाड़ियों में स्थित है वो, ठीक है। अब महादेव पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में कौन सा पठार है? लिखो, महादेव पहाड़ियों के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है, बैतूल का पठार स्थित है। बैतूल के पठार से तापी ओब्लिक ताप्ती, एक ही बात है, तापी ओब्लिक ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जो भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी, पहली कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। कई बालिकाओं का दिमाग क्लास में ही, कईयों का नवंबर में होने वाले ब्याह में। लिखिएगा, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी, ना, भ्रंश घाटी में बहने वाली, किसमें बहने वाली? भ्रंश घाटी। यह भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और लिखेगा, इस नदी के दक्षिण में, इस नदी के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? अजंता की पहाड़ियां स्थित है। पुराने समय में जब सभ्यता थी, उस समय अजंता और एलोरा, वहाँ पर केव्स हैं, गुफाएं हैं, पहाड़ों को काट करके बनाई गई हैं। यानी कि उस समय जो लोग थे
वो घर बनाने का उनको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने छत बनाने के लिए, उसमें रहने के लिए, बारिश से बचाव के लिए उन्होंने क्या बनाई, गुफाएं बनाई। पूरी यानी कि एक पूरी चट्टान है और पूरी चट्टान को ऐसे काटा का, अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसे पूरे होल, बीच में ऐसे खंबे, ऐसे दीवारों पर एक ही पत्थर के बने हुए सारी चीज़ें। सोचिए उस समय कितना दिमाग होगा उन लोगों के अंदर। आज हमारे पास में आधुनिक इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद में हम सब चीज़ें बना पा रहे हैं। तो अजंता, एलोरा वो गुफाएं हैं, एलिफेंटा, ये सब महाराष्ट्र की तरफ आगे की तरफ चली जाती है। तो अजंता की पहाड़ियाँ तापी नदी के क्या है, यस, मैंने कहा कि कोई नदी, भ्रंश घाटी का मतलब ये हो गया कि दो ऊंचे शिखरों के बीच में अगर है तो भ्रंश कहलाएगी। दो ऊंचे शिखरों के बीच में, अभी बताया था इसको क्या कहते हैं, भ्रंश। नर्मदा भ्रंश कैसे बनी कि भाई ऊपर की तरफ तो क्या है, विंध्याचल, नीचे की तरफ क्या है, सतपुड़ा, राइट। तो अब सतपुड़ा पे चल ही रहे हैं, तो सतपुड़ा ये आ गई, ये सतपुड़ा आ गई। और ऊपर की तरफ क्या थी, विंध्याचल, जो हम पढ़ चुके उनके बीच में। तो सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में भ्रंश घाटी में नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता के बीच में के भ्रंश के अंदर कौन सी नदी, तापी नदी। दो ऊंचे पठारों, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच के अंदर से बहने वाली नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहलाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होगी, तापी। आपके सामने क्लियर है बात। नेक्स्ट मैकाल, नेक्स्ट लाइन नंबर 3, सॉरी जो भी है, मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, कई जगह पर 1067, कई जगह पर 1065। ओके, यस, जो ऑप्शन में आए आप कर देंगे। कई लोग बोले दोन्यू आ जाए तो दोन्यू ये करेंगे फिर, है ना। यस, 1067 लिखेगा, 1067 मीटर। तो सतपुड़ा की दूसरी सबसे सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। अरे आपको स्टेप टू स्टेप बात समझ में तो आ रही है ना। यस, घर जाके इत्मीनान से इनको रिपीट करना, पढ़ना, तब जाके समझ में आएगी। ओके, यस, अभी खत्म नहीं चल रहा कार्यक्रम, अभी आधे घंटे और रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। हाँ, तो अमरकंटक की 1067 मीटर, ठीक है, चोटी है, लिखिएगा। जिससे दो नदियां नर्मदा व सोन नदी का, नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है, जिससे नर्मदा व कौन सी नदी, सोन नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, राइट। आपको मैंने एक पठार पढ़ाया था, बघेलखंड का पठार। किसका पठार, आपको विंध्याचल के ऊपर 4 पठार पढ़ा दिए थे, अरावली के यहाँ पर, ठीक है ना। कॉपियां मत पलटो, मेरी तरफ इधर दिमाग लगा के देखो, नालायको। मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार, राइट। मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नीचे था बघेलखंड का पठार, था या नहीं था, यस। तो बघेलखंड का पठार जो यहां पर पड़ता है, और बघेलखंड जब बनाया था अपन ने, तो याद करिएगा, मैंने बोला था विंध्याचल, मैंने बोला सतपुड़ा, और दो नदियों का डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, एक सोन नदी और एक महानदी। तो जाहिर सी बात है, विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी के बिल्कुल अंतिम में यहां पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम क्या है, बघेलखंड, और जो सोन नदी और महानदी दोनों के अपवाह तंत्र को क्या करता है, अलग। ओके, अब मैंने बोला अपवाह तंत्र, क्या बोला मैंने, अपवाह तंत्र। समझ में आया आपको क्या मतलब होता है इसका। मैंने बोला दोनों के अपवाह तंत्र को अलग करता, मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
भाव क्षेत्र। अच्छा और कोई नहीं साहब, वो कैसे भाव को अलग करेगा, इनका दोनों का रास्ता है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है, यानी कि एक नस दूसरी नस से, दूसरी नस तीसरी से ऐसे कनेक्टेड होती। क्लियर? अगर आपके उंगली में चोट लग गई या फिर उंगली आपकी थोड़ी सी कहीं गर्म चीज के भिड़ गई तो अरे बार, ऐसे करते कि नहीं करते अपन? वो कब किया कि उंगली के यहां पर लगी और लगने के बाद में यहां पर हमारी उंगली जली और तुरंत हमारे तंत्रिका तंत्र ने सीधा मैसेज किसको पहुंचाया, दिमाग को, और दिमाग को कहा कि वहां पर सिस्टम कहीं लगा हुआ है, तुरंत हटा उसको। सोचो ये तंत्रिका तंत्र में कितनी तेजी से हमारा शरीर मतलब भगवान ने बनाया, उसको देखो कितनी प्रकार से इसको मतलब किस प्रकार से बनाया गया। निकइयों की उंगली वहां आग के अंदर ही रहे और तंत्रिका तंत्र किसी का प्रभावित हो जाए और वो आग में ही रहे कि बढ़ती रहे, नहीं समझा मेरी बात? तो ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, ओके, जिनको कुछ समझ में नहीं आए, जैसे अभी क्लास में पढ़ा दिया, नहीं समझे आप, उनको बोले बेटा पढ़ो पढ़ो, घर वाले भी कह रहे पढ़ो, कोचिंग वाले भी कह रहे पढ़ो, मास्टर भी कह रहे हैं, स्कूल कॉलेज वाले रिश्तेदार सब पढ़ोसी सब कह रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और अगली कह रही क्या पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ो, कहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहीं लगाई पढ़ो, नहीं समझा आप, तो कुछ नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, नहीं समझा मेरी बात? तंत्रिका तंत्र उनका प्रभावित होता है। तो ऐसे ही अब मैंने जब ये डायग्राम आपको बनाया, ये किसी एक नस से जुड़ा हुआ है, तो किसी एक नस से जुड़ा हुआ, दूसरी एक नदियां, ये पूरा सिस्टम अगर नदियों में होता, मान लीजिए कोई एक मुख्य नदी में उसकी सहायक नदी, उपसहायक नदी, गौण नदी, उपगौण नदी, तो बताइए ये पूरा एक नदी का क्या हो गया, अपवाह तंत्र। जब ये बघेलखंड का पठार, ये ध्यान रखना ये बघेल है और इसका नाम क्या है, बुंदेल है, ठीक है ना, ये बघेल बुंदेल है, बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है उत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर के तरफ क्षेत्र के अंदर। क्लियर? जो भी ग्वालियर वाला इलाका है, रीवा मध्य प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर बुंदेलखंड की भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे नीचे की तरफ जो हमारा कोटा बारा झालावाड़ का जो इलाका, वहां पर जो भाषा बोली जाती है वही भाषा इधर, क्योंकि वो पूरा इलाका किससे टच पड़ रहा है, मध्य प्रदेश से। तो ये महानदी, तो इसकी जो भी नदियां हैं, ठीक है, यस, इसकी जो भी नदियां हैं मिलने वाली, इसकी कोई नदियां अलग है, तो उस पूरे को अलग करने के लिए कौन काम कर रहा है, बुंदेलखंड। तो अपवाह तंत्र इसको अलग करेगा, इसको अलग कर रहा है। क्लियर? एक तरह से बीच में रुकावट का जो है काम कर रहा है, ये होता अपवाह तंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने की बात ये है कि जब ये बात आई तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता होगा कि मैकाल पहाड़ियों के बिल्कुल पूर्व के अंदर जो है कौन सा पठार स्थित है, बघेलखंड का पठार, और जिससे कौन सी नदी निकल रही है, बघेलखंड का पठार यहाँ है, बघेलखंड से नहीं निकल रही कहां से है, अमरकंटक से। आप ये मत समझना, मैंने वहां ये नहीं लिखवाया था जब बघेलखंड पढ़वाया था कि भाई यहां से इस नदी का उद्गम होता है, मैंने वहां एक लाइन लिखवाई थी, ये अपवाह तंत्र को दोनों को क्या करता है, अलग करता है, ना कि उद्गम लिखवाया था। भाई साहब उद्गम तो किसी चोटी से किसी पहाड़ी से होता है, ओके, और बीच में यहां पर आता है, तो यहां पर ही आ गया बघेलखंड, तो इसका अपवाह तंत्र बिल्कुल इधर हो गया और इस नदी का अपवाह तंत्र बिल्कुल इधर की तरफ हो गया, ओके, महानदी का लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखेंगे। यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी के, बताओ कौन सी दिशा में, यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी है, यह श्रेणी नर्मदा भ्रंश घाटी के, ऐसे बोलो ना, पूरा बोल रहे कई लोग है ना, ये लिखिए, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में वह तापी नदी की भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी के
कौन सी दिशा में? बोलो। उत्तर। इस श्रेणी, मैं सतपुड़ा की बात कर रहा हूं, इतना कंफ्यूज ना हो। तो नर्मदा नदी के कैसे? दक्षिण में, और तापी नदी के उत्तर में। विंध्याचल का पूछे तो नर्मदा नदी के उत्तर में, राइट, स्थित है। ओके, क्या ये भी महान जल विभाजक रेखा का भाग है? बिल्कुल, इधर की चारों महान जल, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, इसकी बात खत्म होती है। क्लियर? यस। तो दो चोटियां है, याद रखना, एक धूपगढ़ है, दूसरी कौन सी है? अमरकंटक। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट लिखेगा पश्चिमी घाट। आज के लिए बहुत है क्या? बकवास मत करो, लिखो पश्चिमी घाट। मतलब तुम लोग मेरे से, समझ रहा हूं मैं, मतलब ऐसा सिला दोगे आप मुझे है किसी चीज का परिणाम, वाह। नहीं कि तुम्हें ये होना चाहिए सर चलने दो कार्यक्रम। क्या कह रहा है? घर जा रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, थक जाते। तुमसे तो कॉलेज में खड्डे खुदवाए जाते हैं ना, कुएं यहाँ पर। हाँ, उस मजदूर से जाके पूछो जो पाइपलाइन डालने के लिए काम कर रहा, थकना तो उसे कहते हैं आराम से मजे से बैठे हो, बस आज ही तो हवा नहीं आ रही, नहीं तो हवा, आराम से हवा में बैठते हो, बस हाथ हाथ चलता रहता है, आराम से बैठे बैठे सामने देखते रहते हो, कभी कोई हंसा रहा है कभी कोई हंसा रहा है, नहीं बगल वाली की घोचा करते रहते हो, और तो क्या चलता रहता है। ये दो ही चीज देख, यही चलता रहता है तुम्हारी जिंदगी में, इसको थकना थोड़ा ना कहता है, बताओ। अच्छा, मानसिक रूप से थक जाते हो आप, कहने का मतलब दिमाग ज्यादा ही लगाते हो आप, है। बहुत बढ़िया। नालायक को चुपचाप लिख लो, लिखेगा साहब पश्चिमी घाट श्रेणी, और पश्चिमी घाट श्रेणी के अंदर लिखेंगे हम लोग पॉइंट बना के, लिखेगा अन्य नाम सहयाद्री, अन्य नाम सहयाद्री, अन्य नाम सहयाद्री। लिख लिया? कैसे लिखा सहयाद्री आपने? सहयाद्री। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, समझना बात को, देखना इधर। ये ऊपर साहब गुजरात था और ये इधर। ठीक है, बस समझा करके और फिर तीसरी करते हैं, फिर खत्म करेंगे। ओके, देखिए साहब, ये यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी आई गई थी, और ये यहाँ पर जो है अजंता की पहाड़ी आई गई थी, तापी नदी आई थी। कौन सी नदी आई थी? एक बार मैं बना देता हूँ। यस, इस नदी का नाम है तापी। तो तापी नदी के यहां से शुरू होती है। ओके, और कार्यक्रम नीचे तक, कार्यक्रम मतलब फैलाव रे। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3। इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सहयाद्री, बीच वाले को मध्य सहयाद्री, और इसको दक्षिणी सहयाद्री। इतने थक गए कि आवाज में दर्द भर गया तुम्हारे। तो दक्षिणी सह्याद्री नीचे की इलाके के अंदर है, केरल में। मध्य सह्याद्री मुख्यतः कर्नाटक में, और उत्तरी सह्याद्री बड़ा यहाँ पर गोवा भी आता है, प्लस गोवा। इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। भारत की ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में पश्चिमी घाट का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। भारत में गरम मसालों की पैदावार, कॉफ़ी की पैदावार, काजू की पैदावार, नारियल की पैदावार, वो तमाम इन क्षेत्रों के अंदर पैदा होती है। और यहाँ पर कई सारी नदियाँ, कई सारी चीज़ें, कई सारी चोटियाँ, कई सारे यहाँ पर जलप्रपात, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, यस। लास्ट बस ये डायग्राम बना जाओ।
तापी नदी से और नीचे चले जाओ केरल तक। यस, बराबर। ठीक है, और यहां पर जो आता है इसको 16 डिग्री एन बोलते हैं, ये वाला 16 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री अक्षांश। उसके बाद में ये अलग होती। लिख लो साहब, तापी नदी घाटी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।